एक बैंक मैनेजर अपनी पत्नी को बहुत सारी शॉपिंग कराता है। शॉपिंग के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाता है। जब दोनों ही जने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो बैंक मैनेजर अपनी गाड़ी को दूसरे गांव की तरफ मोड़ देता है। पत्नी बार बार कह रही है कि आप मुझे कहां पर ले जा रहे हो। तभी वो गाड़ी एक भैंस के तबेले के आगे रुकती है और वहां पर बैंक मैनेजर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर खींचकर उस तबेले की ओर चलने लगता है। और उस तबेले में एक लड़का बैठा हुआ है। उस लड़के के पास अपनी पत्नी को खड़ा कर कर कहता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें देखकर खुश रहता हूँ, मेरी भी खुशी इसी में है। और यहाँ पर वो पत्नी अपने पति के पैरों में गिर पड़ती है, माफी मांगती है, लेकिन बैंक मैनेजर अपने आंसुओं को पोंछकर और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, ये किस्सा क्या था, ये माजरा क्या था, क्या सब कुछ था कि एक पति अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द के हाथ में दे रहा था। ये सब कुछ आपको जानना है तो कहानी में आगे जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक पीयूष नाम का लड़का है। पीयूष के माँ बाप नहीं है। पीयूष के मामा मामी पीयूष को पाल पोसते हैं, अपने पास रखते हैं और पीयूष के मामा मामी का भी कोई बच्चा नहीं होता है। अब यहाँ पर पीयूष एक ऐसा लड़का था जिसका दिल और दिमाग बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि कुछ बच्चे बहुत हद से ज़्यादा सीधे और अच्छे होते हैं, तो पीयूष उसी प्रकार का लड़का होता है और वो अपने मामा मामी का भी ख्याल रखता है और पढ़ाई पर पूरा फोकस करता है। पढ़ने लिखने में इतना होशियार होता है कि वो अपनी क्लास में सबसे अव्वल आया करता और सबसे ही ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा था। अब जिंदगी आगे चलने लगती है, जिंदगी आगे बढ़ती है। पीयूष के जो मामा मामी होते हैं वो अपने इस भांजे या बेटे कहें, बेटा ही कहते हैं, इसे देखकर मन ही मन बड़े खुश होते और कहते हैं कि ये बच्चा ना जरूर कुछ ना कुछ करेगा। पीयूष की 12वीं हो जाती है। 12वीं होने के बाद पीयूष अपनी ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन जब हो जाती है उसके बाद पीयूष एक कोर्स करता है, कई फार्म भरता है। फार्म भरने के बाद पीयूष बैंक मैनेजर बन जाता है, सरकारी बैंक का। अब सरकारी नौकरी जब हाथ में आ जाती है तो जो मामा मामी होते हैं अपने बेटे के सपने देखने लगते हैं शादी के। पीयूष की शादी के सपने देखे जाते हैं। तभी पीयूष को बिठाया जाता है और कहता है, मामा कहता है कि बेटा हम तेरी शादी करना चाहते हैं, क्या हमें ये अधिकार है। तो पीयूष अपने मामा के पैरों में बैठकर कहता है कि मामा जी आपने बहुत छोटी बात कर दी। मैंने आज आपके कहने पर आपको मामा बोला है, लेकिन आप मेरे पिता समान हैं। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने आप ही को अपना माँ बाप समझा है, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया है, लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि आज हम एक बैंक मैनेजर हैं। तो आपका पूरा अधिकार है और जो भी आप जैसा भी मेरी शादी करोगे ना, मैं उसी शादी से खुश रहूँगा। पीयूष के मामा मामी अब अपने उस बेटे के लिए एक लड़की तलाशने लगते हैं। लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम नीतू होता है। नीतू पीजीटी की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर जो मामा मामी होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि बेटा बैंक मैनेजर है और पत्नी अगर पढ़ी लिखी आएगी तो घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलने लगेगी। शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी की जाती है और शादी करने के बाद दुल्हन घर आ जाती है। अब पीयूष जो था वो बैंक में मैनेजर था, लेकिन शहर में था। मामा मामी गांव में रहते हैं। अब जो नई नवेली दुल्हन आई है, जब पीयूष शहर में जाता है तो उस दुल्हन का घर में मन नहीं लगता है। अब वो इगड़म तिगड़म कर कर उस घर से निकलना चाहती है, पीयूष के साथ शहर में रहना चाहती है। लेकिन पीयूष का कहना था कि ये मेरे माँ बाप हैं, पहले इनकी सेवा है, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में कोई सुख चैन देखेंगे। लेकिन जो नीतू होती है अब छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा करने लगती है और कई बार जब इसके पास पीयूष आया करता तो उससे कहती कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ शहर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब इन सभी चीज़ों को पीयूष देख रहा था। थोड़ी सी खटपट घर में होने लगती है तो पीयूष इन सभी बातों को संभालने के लिए अपने मामा मामी से बात करता है। कहता है, बहुत धीमी आवाज में कहता है कि मामा मामी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा क्या बात है बताओ। तो वो कहते हैं कि जो
नीतू है वो शहर जाना चाहती है और बहुत ही ज्यादा इन सभी बातों पर विवाद करती है। कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मामा मामी होते हैं पीयूष के, वो एकदम से कहते हैं कि क्यों पागल, तुम लड़ाई क्यों करते हो, ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है, नई नई शादी हुई है, बिना पति के मन नहीं लगता होगा, और बहू की भी बात बहुत सही है, तू कल ही इंतजाम कर शहर में और बहू को अपने साथ लेकर जा। हम तो क्या है, हम तो रह लेंगे, अब इतने बुजुर्ग भी नहीं हुए हैं, और अभी तो मैं बहुत काम कर लेती हूँ। जो पीयूष की मामी होती है इन सब बातों को कहती है। तो यहाँ पर नीतू की खुशी का ठिकाना नहीं होता। नीतू और नीतू का पति अब शहर जाकर एक किराए पर घर लेकर रहने लगते हैं। अच्छी सोसाइटी में घर लिया जाता है और जिंदगी आगे चलने लगती है। पीयूष जो बैंक के काम से मैनेजर था, तो कई बार वो लेट भी आया करता और सुबह जल्दी चला जाया करता। ये सब कुछ देखकर नीतू अपने मन में विचार करती है कि मैं तो पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली हूँ। अब यहाँ पर वो लोग थैली का दूध पिया करते, थैली का दूध पीते हैं। तो पीयूष कहता है कि नहीं, थैली का दूध अच्छा नहीं होता, मैं देखता हूँ इधर जो ग्रामीण इलाके हैं, नज़दीक जो ग्रामीण है, वो दूध देकर जाते हैं, तो किसी दूध वाले से बात कर लेंगे और अच्छा खाएंगे, अच्छा पीएंगे, इसी बात का तो हम कमा रहे हैं। तभी जो पीयूष होता है एक दूध वाले से बात कर लेता है। दूध वाले का नाम उमेश होता है। उमेश की एक डेयरी होती है और उमेश से बात कर ली जाती है और पीयूष उमेश से 2 किलो दूध अपने घर के लिए लगवा देता है। अब उमेश दूध देने आया करता और जो नीतू होती है वो किसी से बात भी नहीं करती, वहां पर किसी को ज्यादा जानती नहीं है। अब उस उमेश से ही बात करने लगती है। अब दोस्तों जो दूध वाला था वो सबसे लास्ट में इनके घर दूध लेकर आया था और करीबन 2-2 घंटे तक यहाँ पर नीतू से ही बात करता रहता और नीतू उस उमेश से बात करती रहती और ये सिलसिला अब रोज बढ़ने लगा था। अब तक तो वो दोनों वैसे ही बात किया करते, लेकिन अब उन बातों में इन दोनों के फोन नंबर भी दिख जाते हैं और ये दोनों अब और तरह की बातें करने लगते हैं। दोनों में प्यार जैसी चीज उमड़ने लगती है और नीतू दूध वाले उमेश से प्यार करने लगती है। अब भाई उन दोनों के बीच में ऐसा प्यार चल जाता है कि जब भी उमेश घर से बाहर जाया करता तो नीतू उस दूध वाले को बुलाकर उससे बातचीत किया करती और यही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बातें घर वालों को पता नहीं होती वो बातें पड़ोसियों को पता होती हैं। अब जो और पड़ोसी थे वो देखा करते कि भाई ये दूध वाला आता है और 2-2 घंटे तक ये दोनों दरवाजे पर बैठे बैठे बातचीत करते रहते हैं, आखिर ऐसी बातें क्या हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो लड़की एक दिन बाजार में घूमने के लिए उस दूध वाले के साथ चली जाती है, क्योंकि पति तो नौकरी कर रहा था और वो दूध वाले के साथ बाजार में घूमती है। तो एक पड़ोसी उन्हें देख लेता है। पड़ोसी देखने के बाद ताज्जुब सा खड़ा रह जाता है, क्योंकि उस दूध वाले से और भी पड़ोसी दूध लिया करते। तो वो पड़ोसी सेम नेम सा रह जाता है और उस पड़ोसी की जो पीयूष होता है पीयूष से अच्छी बनती है। तो वो पीयूष से एक दिन पीयूष अपनी नौकरी पर जाता रहता है, तो वो कहता है कि अरे पीयूष चल दिए क्या तुम नौकरी पर। तो पीयूष कहता है कि हाँ जी मैं चल दिया, क्योंकि पीयूष बहुत अच्छा था नेचर का। तो यहाँ पर वो दोनों खड़े होकर बात करने लगते हैं। तो वो पड़ोसी कहता है कि यार थोड़ा सा घर की तरफ भी ध्यान रखा कर, ये दूध वाला तुम्हारे घर पर रोज आता है और काफी देर तक बैठा हुआ होता है। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किए हैं, लेकिन ये सोसाइटी है और हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे भी घर परिवार में बाल बच्चे हैं। तो पीयूष को एक बात ना दिमाग में खटक जाती है। वो थोड़ा सा चिंतित हो उठता है, लेकिन वहां पर उस पड़ोसी के आगे वो बात को संभाल देता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही बात कर लेती होगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो साफ साफ कह देता है कि मेरी पत्नी के बारे में ऐसा मत कहो। लेकिन जो पीयूष के दिमाग में थी वो शक की सुई बैठ चुकी थी। लेकिन पीयूष चाहता था कि तब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। अब क्या था दोस्तों, एक दिन पीयूष कहकर जाता है अपनी पत्नी से कि मैं बैंक के काम से 2 दिन में घर आऊंगा, लेकिन पीयूष को बैंक का काम नहीं होता है। अब यहाँ पर जो पीयूष की पत्नी होती है नीतू, वो इतना ही सुनते ही और वो अपने उस प्रेमी से फोन करती है और कहती है कि चलो कहीं घूमने चलेंगे। और पीयूष अब अपने घर पर निगाह रखने लगता है। निगाह रखता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी
घर से निकली है एक सुंदर सी साड़ी पहनकर और थोड़ी दूर जाकर वो दूध वाला मिल जाता है और दोनों ही एक होटल की तरफ जा रहे होते हैं। पीयूष वहां पर उन्हें देखता है और देखकर अपनी आंखों से साक्ष्य जो होता है उसके सामने होता है। होटल पर दोनों ही बैठकर खाना पीना करते हैं। उसके बाद वो घूमते हैं। पूरे दिन पीयूष उनका पीछा करता है और उनका ध्यान रखता है। उसके बाद पत्नी घर आ जाती है। घर में भी जो दूध वाला होता है करीबन 1-1.5 घंटे तक रहता है। इसी बीच में पीयूष अब अपने घर की जाकर बेल बजा देता है। जब पीयूष बेल बजाता है तो उसकी पत्नी घबराती हुई दरवाजा खोलती है। हालांकि वो सोच रही थी कोई और है, पीयूष तो बाहर गया है, 2 दिन में घर आएगा। लेकिन जब पत्नी दरवाजा खोलती है तो उस पत्नी पर पानी पड़ जाता है क्योंकि उसका पति दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर पीयूष अंदर जाता है। जब दूध वाले को सुनाई देता है कि इसके पति की आवाज है तो वो कहीं कमरे में छुप जाता है। तो पीयूष समझ जाता है कि कहीं घर में ही छुपा है। लेकिन यहाँ पर पीयूष चुप बैठ जाता है। एक सोफे पर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, क्या 1 कप चाय बना सकती हो मेरे लिए? चाय बनकर 2 कप आती है, क्योंकि पीयूष कहता है 1 कप चाय नहीं, करीबन कप चाय बनाना तुम, और कुछ नाश्ता पानी भी लेकर आना। और यहाँ पर कहता है कि आपका जो दोस्त आपका आपसे मिलने आया था और जो यहाँ पर छुप रहा है, मुझसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आप निकाल सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये बात सुनते ही नीतू घबरा जाती है और उसका वो प्रेमी छुपा हुआ बाहर निकल आता है और ये तीनों ही बैठकर चाय पानी नाश्ता करते हैं। यहाँ से वो डरता कांपता दूध वाला उस घर से बाहर निकल जाता है और बात यहाँ पर जो पीयूष होता है किसी से भी कुछ भी नहीं कहता है। 3 दिन बाद पीयूष और नीतू की शादी की सालगिरह आने वाली होती है। अब सालगिरह वाले दिन तक नीतू बहुत परेशान रहती है कि ये व्यक्ति ना ही तो मुझसे कुछ कह रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है। ये मुझे डांट ले या मार ले तो मुझे चैन आ जाए। और ये कई बार दूध वाले के पास फोन करती है और कहती है पता नहीं क्या होगा, जाने ये मुझे मार ना दे, इससे पहले तू इससे मार दे। लेकिन ऐसे ख्याल इनके मन में आते हैं। लेकिन जब शादी की सालगिरह आती है तो पीयूष कहता है कि नीतू चलो आज तुम्हें मॉल लेकर चलता हूँ, तुम्हें कुछ सामान नहीं खरीदना है, हमारी शादी की सालगिरह है। तो नीतू मन में थोड़ी सी शांति करती है कि शायद ये इसी हिसाब से जी लेगा मेरे साथ, और ये दोनों बाजार जाते हैं। बाजार से बहुत सारा सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद नीतू के मन चाहे हर तरह के सामान पीयूष इसे दिलाता है। गाड़ी की डिग्गी फुल भर जाती है। नीतू को कई जोड़े कपड़े दिलाए जाते हैं, एक नेकलेस भी दिलाया जाता है। बहुत सारा पीयूष खर्चा करता है अपनी पत्नी पर और अब वो घर की तरफ आने लगते हैं। घर की तरफ जब वो आते हैं तो पीयूष अपनी गाड़ी को घर की तरफ नहीं मोड़ता है। शहर के पास एक गांव होता है जो दूधिये का गांव होता है, उसी गांव में उस गाड़ी को मोड़ देता है। जब ये सब कुछ नीतू देखती है तो कहती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या कोई सरप्राइज मेरे लिए है? तो पीयूष कहता है कि हाँ बैठी रहो, आज मैं तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दूंगा कि तुम ध्यान रखोगी और तुम मुझे जिंदगी भर नहीं भूलोगी। नीतू खुश होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे नीतू देखती है कि ऐसा इलाका आ रहा है जहाँ पर पशुएं बंधे हुए हैं और लोग सड़कों पर खाट बिछाकर बैठे हुए हैं, तो नीतू के पैर कांपने लगते हैं और गाड़ी जाकर एक भैंसों की डेयरी पर जाकर रुक जाती है। गाड़ी वहां पर रुकती है। नीतू का पति अपनी खिड़की खोलता है, फिर अपनी मैडम यानी अपनी पत्नी की खिड़की खोलता है। उसके बाद अपनी पत्नी को गाड़ी से निकालता है, उसका हाथ पकड़ता है और जहां पर वो उमेश नाम का दूधिया एक मूंढी पर बैठा हुआ होता है अपनी ही डेयरी में, तो वहां पर अपनी पत्नी को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि नीतू जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे यही जिंदगी मुबारक हो, तू यही चाहती है ना, और तू जहाँ पर खुश रहेगी ना मैं वहीं पर खुश रहूंगा। नीतू ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान खड़ी हो जाती है और उधर जो उमेश दूधिया वाला होता है वो भी खड़ा हो जाता है और ये दोनों ही बड़े शर्मिंदा खड़े होते हैं। कई लोग तमाशा देखते हैं इधर उधर खड़े हुए। तभी नीतू का पति जो गाड़ी में शॉपिंग का सामान है वो सभी निकालता है, नीतू के पास रख देता है। कहता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना इतना ही होगा और तुम्हारे साथ जो बिताए हुए पल थे मैं उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर खुश रहना चाहती हो ना तो तुम यहीं पर खुश रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। और जो आगे की डिवोर्स प्रक्रिया है वो मैं कोर्ट में अब केस डालने वाला हूँ और तुम्हें कुछ पैसे भी इसमें मिलेंगे। तो अब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मुबारक हो और मुझे मेरी ज़िंदगी मुबारक हो।
मैं अपने हिसाब से जीऊंगा और तुम अपने हिसाब से जीना। दोस्तों, यहाँ पर वो बैंक मैनेजर पीयूष अपनी आंखों से, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आंसू पहुँचने लगता है और अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगता है। नीतू ये सब कुछ नज़ारा देखकर पीयूष के पैर पकड़ लेती और कहती है कि अब की बार माफ़ कर दो, ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन पीयूष नहीं मानता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद पीयूष अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है और उसकी जो ज़िंदगी उसके हिसाब से छोड़ दी और पीयूष अपने घर भी आकर बहुत रोता है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहाँ पर एक पत्नी अपने एक भोले भाले सीधे साधे पति को, जो इतना कमाता था, जिसके घर में ऐश और आराम की कोई कमी नहीं थी, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो औरत अपने दिमाग को घुमाती है और एक छोटी सी बात पर अपने दिमाग को खराब करती है और एक गलत फैसला लेती है। ये बिल्कुल गलत फैसला था, क्योंकि आपका पति था, आपके उसके ही सपने सहेजने थे, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, किसी को ना इज्जत और मान सम्मान और ऐश और आराम रास नहीं आता। वो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। ये लड़कियां नहीं होती, ये लड़के भी होते हैं। तो उन्हीं सब में से नीतू थी, जिसने अपनी एक खुशहाल जिंदगी को लात मारकर हटा दिया था और अपनी ज़िंदगी एक भैंसों के गोबर घेरने में निकालनी अच्छी समझी। तो ये कहानी आप लोगों को क्या प्रेरणा देती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताकर जाना कमेंट में। अब कल हाजिर होंगे और यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जितना आप सपोर्ट कर रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही साथ दीजिए, एक ना एक दिन हम भी आगे ज़रूर बढ़ेंगे। सभी से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।